गुजरात में जो रियासत थी वो चाहती थी। तो जो 4 रियासतें थी ये विवादित थी। उनमें से 600 रियासतों में से 35 रियासतें तो चली गई पाकिस्तान। किसमें चली गई? पाकिस्तान में। अब बची 565 रियासतें। 565 रियासतों में से 561 रियासतों ने भारतीय संघ का जो विलय का सहमति पत्र था अर्थात इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसका निर्माण किसने किया था? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उनको सरदार की उपाधि है जो बेतारी सत्याग्रह हुआ था उसके अंदर मिली थी। बहादुरी सत्याग्रह उसको कहा जाता था, जिसमें बहादुरी सत्याग्रह का जो प्रमुख नेतृत्व किया था वो महिलाओं ने किया था और महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार पटेल की उपाधि प्रदान की थी। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे लगभग 561 राजाओं ने हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल होने का फैसला कर लिया। फिर भी अभी तक 4 रियासतें ऐसी थी जो विवादित थी। उनमें सबसे बड़ी रियासत थी कश्मीर रियासत, जो भारत का उत्तरी छोर है। और कश्मीर रियासत एकमात्र ऐसी रियासत है, यदि वो रियासत गलती से पाकिस्तान में चला जाती तो सिंधु जैसी नदी, सिंधु नदी के कारण ऊपर के 5 राज्यों में सिंचाई परियोजना, उनकी जो पानी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। और 5 नदियां, सिंधु है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। ये जो नदियां हैं, इन नदियों के कारण ही जम्मू कश्मीर से आपके IMGP चलता है यहाँ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना हरी के बैराज से सतलज नदी से निकलती है, जिसपे भाखड़ा नागर बांध बना हुआ है, भारत का सबसे बड़ा बांध। तो IGNP अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के अंदर जो आती है, जो राजस्थान का शुष्क प्रदेश है अर्थात रेगिस्तान जो भाग, शुष्क का मतलब सूखा, तो राजस्थान का जो भाग है उसकी पूरी जो पानी की जो व्यवस्था थी, सिंचाई की जो व्यवस्था थी, कृषि की जो व्यवस्था थी, वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी नहर पर निर्भर थी। और यदि गलती से जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के अंतर्गत चला जाता तो कहीं ना कहीं वो नदी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एकमात्र जिला है लेह नामक जिला, उसी से वो नदी निकलती और बाकी पूरा पाकिस्तान में है पूरी नदी। तो वो लेह नामक जिले के कारण 80% सिंधु नदी का एक 1960 में एक विवाद हुआ था, सिंधु नदी विवाद, जिसमें 80% जल था वो भारत को देने की घोषणा की। एक समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता 1966 के अंदर, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री देश के द्वितीय प्रधानमंत्री की मौत हुई थी। तो क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं विवादित रियासत थी। तो सबसे पहले का जो मामला आता है वो आता है मणिपुर का। मणिपुर में जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह का मतलब होता है चुनाव। जन का मतलब होता है लोग और मत का मतलब उनका खुद का मत यानी कि वोट। जनमत के आधार पर यह बताया जाए कि कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो भारत संघ में जाना चाहते हैं और कौन लोग हैं जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना चाहते हैं। तो जनमत संग्रह हुआ जून 1946 के अंदर मणिपुर रियासत में। चुनाव हुआ और चुनाव में अधिकतर लोगों ने मत दिया भारत के पक्ष में और जो मणिपुर रियासत थी उसको किसमें शामिल कर लिया गया? भारत संघ में शामिल कर लिया गया। अर्थात 562 रियासतें हो चुकी है। अभी भी 3 रियासतें विवादित, जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत और कश्मीर रियासत। जम्मू कश्मीर अभी नाम है इसका, पहले कश्मीर ही था। अब क्या हुआ, जूनागढ़ रियासत थी, उसका जो शासक था वो चाहता था कि मैं पाकिस्तान में जाऊं, लेकिन वहां की जो जनता थी वो जनता चाहती थी कि हम भारत में। जूनागढ़ वर्तमान में गुजरात में पड़ता है, जूनागढ़ का बहुत बड़ा दुर्ग है वहां। तो जूनागढ़ का जो शासक था वो भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया और वहां की जो रियासत थी उसको जबरदस्ती सशस्त्र बल के माध्यम से भारत संघ में शामिल कर लिया गया। लेकिन अभी भी 2 ऐसी रियासतें थी जो बहुत ज्यादा विवादित थी। उनमें से सबसे बड़ा नाम आता है कश्मीर का और हैदराबाद। हैदराबाद का शासक था निजाम ने यह कहा कि ना तो हम भारत संघ में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम तो एक अपना अलग देश बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारत को यह आपत्ति थी कि चारों तरफ भारत का भूभाग और एक छोटे से प्रदेश के अंदर हैदराबाद रियासत होगी तो कहीं ना कहीं भारत का विखंडन होता है। आप देख लो भारत की आकृति कितनी प्यारी है, राजस्थान की आकृति पतंगाकार कितनी प्यारी है। अगर गलती से मान लो हैदराबाद इधर चला जाता तो बताओ उसका विखंडन होता है कि नहीं होता? और विखंडन होता तो कहीं ना कहीं आकृति पे भी प्रभाव पड़ता। जैसे मान लो जम्मू कश्मीर इधर भारत का माथा काट दिया किसी ने, तो कहीं ना कहीं भारत की जो आकृति थी वो गलत साबित होती। इसलिए भारत ये चाहता था कि हैदराबाद एक तटीय क्षेत्र है। हैदराबाद रियासत के अंदर तमिलनाडु तक का सिंगल प्रदेश, लंका, रावण की लंका थी, वहां तक का क्षेत्र आता था हैदराबाद रियासत में। और इधर पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, चिल्का झील, लेगुन झील, चिल्का झील, तटीय जो झील होती है समुद्र के तट, उनको लेगुन झील कहा जाता है, चाहे वो कोई सी प्रदेश में कोई सी झील हो, किसी भी देश में हो। तो इधर पारादीप बंदरगाह से लेकर नीचे सिंगल प्रदेश तक, इधर कर्नाटका, महाराष्ट्र, आपको बहुत सारा क्षेत्र हैदराबाद रियासत में आता था। और अधिकतर मुस्लिम जनसंख्या वहां पे निवास करती थी। वहां का जो शासक था वो भी मुस्लिम था। तो वो चाहता था कि मैं अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखूं। इसलिए भारत सरकार ने एक सशस्त्र बल भेजा वहां। सशस्त्र का मतलब एक सैनिक बल भेजा
जिसे नीला सैनिक अभियान भी कहा जाता है, उसका नाम दिया ऑपरेशन पोलो। क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन पोलो। अर्थात कई बार ये क्वेश्चन भी पुट अप हुआ है सिविल सर्विसेज में। हैदराबाद रियासत को भारत संघ में शामिल करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? तो उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। अर्थात ऑपरेशन पोलो के माध्यम से सशस्त्र बल चलाकर हैदराबाद रियासत को जबरदस्ती भारत संघ में शामिल किया गया, क्योंकि वहां का शासक क्रूर एवं अत्याचारी था। महिलाओं पर कई प्रकार के अत्याचार। ताड़ी 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 का नाम सुना है? ताड़ी का मतलब होता है कच्ची शराब जो हाथों से बनाई जाती है। एक आंदोलन चला था 1954 के अंदर, ताड़ी की बिक्री बंद करो। ये नारा कौन से आंदोलन में दिया गया? तो आंध्र प्रदेश का एक जिला नेल्लोर जिला, वहां से ताड़ी की बिक्री बंद हुई थी, क्योंकि वहां की महिलाएं ताड़ी का शिकार होती थी। जो लोग थे शराब पीकर अपनी पत्नियों को मार रहा है, कोई अपनी मां को मार रहा है, कोई अपनी बहनों के साथ छेड़खानी कर रहा है। तो कई प्रकार की जो समस्या थी, कहीं कहीं महिलाओं ने सोचा कि ताड़ी की बिक्री को बंद करवाना चाहिए, या फिर जो शराब की जो यहाँ पर जो व्यवस्था चली हुई इसको कहीं कहीं पर रोक लगानी चाहिए। भारत का एकमात्र पहला प्रदेश था जिसने शराब पर रोक लगाई थी, आंध्र। तो यह नारा हुआ था ताड़ी की बिक्री बंद करो, शराबबंदी के ऊपर। तो हैदराबाद रियासत को जबरदस्ती 1946 के अंदर भारत संघ में शामिल कर लिया गया। अब रियासत की होती है जम्मू कश्मीर, अर्थात कश्मीर रियासत। कश्मीर रियासत के अंदर क्या हुआ? इधर 35 रियासत पसंद थी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से कहीं न कहीं अभी जैसे पीओके भारत की सबसे ऊंची चोटी वैसे कंचनजंगा को माना जाता है, और वैसे माना जाता है पूर्ण रूप से भारत की सबसे बड़ी चोटी तो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। अर्थात कहने का मतलब जो कंचनजंगा है उसको कभी भी क्वेश्चन सही नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि जो कंचनजंगा है वो पीओके में आती है। पीओके का मतलब पाक ऑक्यूपिड कश्मीर, अर्थात उसका पाक अधिकृत कश्मीर, क्योंकि पाकिस्तान का कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर कब्जा है। जैसे अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र पर कब्जा है किसका? चाइना, चीन का, जिसे नेफा कहा जाता है। ठीक है, वो नेफा की तरह है, उसकी आकृति जो नेफा की तरह, इसलिए उसको नेफा कहा जाता है। तो जो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र था उस पर पाकिस्तान की 35 रियासतों के समूह ने, और जम्मू कश्मीर का जो शासक था वो था हरी सिंह, जो भारत का अंतिम हिंदू शासक बताया जाता है। बहुत ही चतुर और चालाक शासक, भारत की राजनीति से कई ज्यादा चतुर था हरी सिंह। और जम्मू कश्मीर कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी। वहां से लेकर राजस्थान का आधा सा क्षेत्र जो रेगिस्तान का आता है, आपको बाड़मेर तक पूरा क्षेत्र जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर आता है। जम्मू कश्मीर रियासत गलती से पाकिस्तान में चला जाती तो कश्मीर घाटी, आज देख लो भारत का नंबर 1 पर्यटन स्थल बना हुआ है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट था, जिम कॉर्बेट एक व्यक्ति का नाम है जिसने सर्वप्रथम संसार में टाइगरों का शिकार करना चालू किया। एक टाइगर था जो जिम कॉर्बेट, अर्थात ये उत्तराखंड में पड़ता है आपके, तो जिम कॉर्बेट था। जिम कॉर्बेट एक व्यक्ति था इंग्लैंड का, वो बाघों का शिकार करता था, तो उसको भारत में बुलाया गया था। उसके अंदर क्योंकि एक आदमखोर होते हैं ना, आदमखोर आदमियों का शिकार करने वाले जो बाघ होते हैं उनको आदमखोरी बाघ कहा जाता है। तो एक आदमखोरी बाघ अरुणाचल प्रदेश की सीमा में घुस गया था, और उसने लगभग नेपाल और चीन और भारत और तिब्बत के क्षेत्र में हजारों लोगों का शिकार कर लिया। वो पूरी तरीके से आदमखोर बन चुका था, मानव का शिकार करने का मतलब मानव का खून उसके मुंह लग गया था। इसलिए उसका शिकार करने के लिए जिम कॉर्बेट को वहां बुलाया गया, और उसी के नाम पर उसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? कश्मीर रियासत पर पाकिस्तान की 35 रियासतों के समूह, उधर कव्वाली रहते थे। पाकिस्तान के अंदर जो मोहम्मदन से उनको कव्वाली कहा जाता है। मोहम्मदन 2 प्रकार के होते हैं, शिया और सुन्नी। फिर उनमें कई प्रकार की जाति है, तेली, तमोली, नाई, कई प्रकार के होते हैं। जैसे अभी भी अपने भारतीय 6743 समाज भारत, और आप जैसे बिहार है, महाराष्ट्र है, ऐसे स्टेट में अगर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको 10 आदमी मिलेंगे, तो 10 आदमी अलग अलग जाति से मिलेंगे। महाराष्ट्र के अंदर आप कभी जाओ नागपुर जैसे शहरों में, तो वहां अगर 50 आदमी एक मीटिंग में बैठे हुए तो 50 के 50 अलग अलग जातियों को मिलेंगे, क्योंकि वह जातियां इतनी 6743 जातियां कितनी होती है अनुमान लगा सकते हो आप। ये भारत का विखंडन किया गया था पुष्यमित्र समूह के समय, प्राचीन भारत में लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो जो कव्वाली थे अर्थात 35 रियासतों का जो समूह था, उसने क्या किया? कश्मीर पर अटैक कर दिया। किस पर अटैक कर दिया? और कश्मीर अकेला रियासत, इधर भारत में कितनी हो गई? 564, क्योंकि पूरी मिल गई, एक ही रह रही थी हैदराबाद। और इधर था 35 रियासतों, जो 35 रियासतों ने मिलकर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तो जम्मू कश्मीर का जो शासक था उसने भारत से सहायता मांगी। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, भाई हम आपकी सहायता क्यों करें, आप भारत संघ में हो ही नहीं, आप तो अपना अलग देश बनाना चाहते हो, अगर आप अपनी सहायता करो तो खुद करो, इसमें हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं रहेगा।
तो हरि सिंह ने सोचा अगर भारत ने सहायता नहीं की तो कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान में चले जाएंगे, और हरि सिंह ये चाहता था कि मैं खुद अपना एक अलग से देश बनाऊं। अब भारत ये चाहता था अंतर्मन से कि पाकिस्तान में तो कश्मीर शामिल नहीं होना चाहिए, चाहे अपन इसकी सहायता कर देंगे, लेकिन सहायता करने से पहले अपन पाकिस्तान से कश्मीर से ये बोलते हैं कि आप ऐसे करो, जो हमारा प्रपत्र है, मैंने नाम बताया था क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उस पर आप हस्ताक्षर कर दो, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हरि सिंह बहुत चतुर शासक था। हरि सिंह ने ये कहा कि मैं इस पर हस्ताक्षर कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप के लिए करूंगा, यहाँ की जनता के लिए नहीं करूंगा। मैं अपने आप को भारत संघ में शामिल कर सकता हूं, यहाँ की जनता को नहीं कर सकता। और ऐसा ही हुआ। जम्मू कश्मीर का जो शासक था हरि सिंह, उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ अर्थात विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए और अपने आप को भारत संघ में शामिल कर लिया, और ये कह दिया यूएनओ में जाकर कि भाई मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूँ भारत संघ में, वहां की जनता को नहीं कर रहा। अगर जनता को करना चाहते हो तो आप चुनाव करवा लो, वहां पर जनमत संग्रह करवा लो। और वो जनमत संग्रह अब हुआ 2019 के अंदर, धारा 370 थी, उसको हटाया गया। तो स्वायत्त प्रदेश का मतलब पहले तिब्बत को भारत का स्वायत्त प्रदेश माना जाता, अभी चीन का है वो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं समस्या थी। तो भारत ने क्या किया, कश्मीर की सहायता की हस्ताक्षर करने के बाद, और कबालियों के माध्यम से पहला युद्ध लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान के मध्य 1947-48। अगर 4 महीने लगातार युद्ध, अक्टूबर से और फरवरी तक 4 महीने तक वो युद्ध चला था, जिसे भारत और पाकिस्तान का प्रथम युद्ध कहा जाता है। और अक्सर आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा भारत और पाकिस्तान के मध्य पहला युद्ध कब हुआ था, 1965। कब हुआ था, 1965। जबकि भारत और पाकिस्तान के मध्य यदि कोई पहला युद्ध हुआ था तो वो 1947 के मध्य कबालियों के माध्यम से हुआ, ठीक है। उसके बाद द्वितीय 1965 में, उसके बाद कब हुआ 1971 में, उसके बाद 1999 में कारगिल जो संघर्ष था। 1947-48 में हुआ था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1965 में हुआ, उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे। 1971 में हुआ, उस समय इंदिरा गांधी थी। और 1999 में हुआ, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इन्होंने युद्ध का नेतृत्व दिया। चारों के चारों युद्ध भारत के पक्ष में विजयी हुए। अब कश्मीर रियासत भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भारत संघ में शामिल मान ली गई, समस्या समाधान हो चुकी थी, लगभग भारत की एकता स्थापित हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं भारत को एक लगा, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह लगा था कि अब मैं भारत में एक अखंड भारत का निर्माण हो चुका है, लगभग 565 रियासतों का समूह भारत बन चुका है। अब बात ये समस्या तो कहीं ना कहीं समाधान हो जाता है। अब आती है दूसरी सबसे बड़ी समस्या, वो थी लोकतंत्र स्थापित करने की समस्या। अब लोकतंत्र तो कोई भी स्थापित कर दे, लेकिन ऐसा स्थापित किया जाए जो प्रत्येक तबके, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म का ध्यान रखे। ऐसा लोकतंत्र भारत में स्थापित होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक वर्ग के लिए वो हित के लिए काम करे। तो ऐसे लोकतंत्र को कहां से स्थापित किया जाए भारत में, बहुत बड़ी समस्या थी, विकराल समस्या थी। सुकुमार सेन जो भारतीय चुनाव आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। चुनाव आयोग का गठन किया गया 1950। कब किया गया, 1950 में, जिसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया सुकुमार सेन को। भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन को बनाया गया। सुकुमार सेन ने बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव करवाए। 1952 के अंदर भारत में पहला आम चुनाव हुआ था, ये दो चरणों में हुआ था। 1952 के अंदर जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह था 2 बैलों की जोड़ी। 3 पार्टियां थी, एक तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हसिया जिसे बोलते हैं, जैसे ऐसी भाषा में कहे तो दांतड़ी कहते हैं, तो हसिया थी। तो हसिया उसका चुनाव चिन्ह था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, PRI, इधर चलता था इटली के अंदर। तो कहीं ना कहीं 2 पार्टियां बहुत महत्वपूर्ण थी। ऐसे तो भारतीय जनसंघ भी था, स्वतंत्र पार्टी भी थी, श्री राजगोपालाचारी के द्वारा बनाई गई थी। भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा बनाया गया था। ऐसी कई पार्टियां थी, छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां, जिन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन महत्वपूर्ण 2 पार्टियां थी, उनमें सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई कांग्रेस। 361 सीटें लगभग कांग्रेस की आई। तो जो कांग्रेस का चुनाव हुआ था उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का तो बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन जो कांग्रेस थी वो कहीं ना कहीं बहुमत में आई थी, क्योंकि आजादी का जो महोत्सव था या आजादी के अंदर कहीं ना कहीं भागीदारी रही थी किसी पार्टी की, तो कांग्रेस की रही थी। इसलिए कांग्रेस की सरकार भारत में बनी और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब बनाया गया, 1952। 1952 से लेकर 1947 तक कौन था प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन चुनाव तो हुआ ही नहीं था, वो प्रधानमंत्री कैसे बने,
तो चुनाव हुआ था, मनोनीत नहीं हुए थे वो, लेकिन चुनाव हुआ था अंतरिम सरकार का। 1946 के अंदर अंतरिम सरकार बनाई गई थी, जिसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसी को भारत का पीएम अर्थात प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चुना गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में भारतीय सरकार के प्रधानमंत्री बनकर आए और लगभग 1964 तक, 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके बीच क्या हुआ? पंचवर्षीय योजना लागू। प्रथम पंचवर्षीय योजना में धीरे धीरे सने सने अर्थात धीरे धीरे विकास करो भारत का। भारत की से चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो साम्यवादी है। क्या है? साम्यवादी। इधर अमेरिका के अंदर चले जाओ आप, इधर आप कनाडा के अंदर चले जाओ, ब्राजील के अंदर आप चले जाओ, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस है, हंगरी है आपके, इधर स्पेन है, पोलैंड है, इनके अंदर कहीं भी चले जाओ आप, इधर साउथ अफ्रीका में चले जाओ आप, इधर ऊपर की तरफ जाए तो स्वीडन है, नॉर्वे है आपका, टर्की है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर इनमें साम्यवादी व्यवस्थाएं चलती थी। और अमेरिका के अंदर क्या चलता था? पूंजीवाद। क्या चलता था? पूंजीवाद। भारत ने कहा यदि हम साम्यवादी व्यवस्था को अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं, साम्यवादी व्यवस्था का मतलब होता है निजी संपत्ति पर अपना। मैं सरकार का मालिक नहीं हूं, मैं अपना मालिक स्वयं हूं, सरकार मेरे पे कुछ भी करने के लिए दबाव नहीं डाल सकती। तो भारत ने ये कहा अगर हम सबको अपना अपना अधिकार दे देंगे तो भारत की नया विकसित हुआ था, विकासशील देशों की श्रेणी में आता था। उस समय तीसरी दुनिया के देशों में था। पहली दुनिया के देशों में था अमेरिका, दूसरी दुनिया के देशों में था सोवियत संघ, जिसके अंदर लगभग 13 गणराज्य शामिल थे। कोल्ड वार चला था अर्थात शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक। दिसंबर में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो उस समय तक साम्यवादी व्यवस्था का जो गुट था उसका जो नेतृत्व करता था वो कौन था? सोवियत संघ। पूंजीवादी गुट का अमेरिका। और जिनके पास कुछ भी नहीं था उनका नेतृत्व किया एक गुट बनाया गया था जिसका नाम था गुट निरपेक्षता की। लगभग 5 राज्य थे, घाना है, मिस्र है, यूगोस्लाविया है, इंडोनेशिया है और भारत। इन 5 देशों ने मिलकर, देशों का अर्थात राज्य कहा जाता है, और जिसको हम राज्य कहते हैं उन्हें प्रांत कहा जाता है। हमारा राजस्थान एक राज्य नहीं है, क्या है? प्रांत है। और हमारा जो भारत है वो देश नहीं है, क्या है? राज्य है। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में उसे राज्य कहते हैं। राज्य का मतलब होता है जिसके पास निश्चित क्षेत्रफल हो, निश्चित जनसंख्या हो, संप्रभु शक्ति। जैसे अभी राज्य है, राज्य के अंदर संप्रभु शक्ति नहीं है क्योंकि हमारे राज्य का कोई राष्ट्रपति नहीं है। वास्तविक शक्ति किसी के हाथ में नहीं है, देश के हाथ में है। देश का एक राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो कहीं न कहीं वो संप्रभु शक्ति उनके हाथ में है, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? राज्य कहा जाता है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में लिखा गया है भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज, अर्थात भारत क्या है? राज्यों का अर्थात प्रांतों का एक संघ है। प्रांतों का एक क्या है? संघ। स्वतंत्र भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उस समय की बात, सभी राज्य रजवाड़ों को मिला। अब बात थी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समझौता हुआ था 1954 के अंदर भारत और चीन के मध्य, और उस समझौते का नाम था पंचशील सिद्धांत। 5 बातों को लेकर, उनमें क्या क्या बातें थी? हम एक दूसरे की सीमा पर कभी कब्जा नहीं करेंगे, अपनी अखंडता का, क्षेत्रीय स्वायत्तता का ध्यान रखेंगे, तिब्बत को कभी भी अपना क्षेत्र नहीं बताएंगे, ठीक है। और यदि गलती से कब्जा हो भी जाता है तो हम समझाइश अर्थात द्विवार्ता करेंगे। एक तो त्रिवार्ता होती है, यूएनओ के अंदर होती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो त्रिवार्ता होती है जिसमें 3 देश शामिल होते हैं। एक द्विवार्ता होती है, द्विवार्ता के अंदर जैसे दो लोगों की लड़ाई हुई, दोनों ने आपस में सुलझा ली। और एक त्रिवार्ता का मतलब होता है कि 2 लोगों की लड़ाई हुई और तीसरा आगे सुलझा रहा है, टांग अड़ा के बीच में। तो वो यूएनओ होता है वीटो की शक्ति से। वीटो का जो पावर है 5 देशों के अंदर है, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी। इन देशों के अंदर क्या है? वीटो पावर है और ये किसी भी देश की समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 के अंदर चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई, चीन का प्रधानमंत्री था 1954 में चाओ एन लाई, और भारत का प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों के मध्य एक समझौता हुआ और उस समझौते का नाम था पंचशील समझौता, अर्थात वो 5 बातों को लेकर हुआ था। पंचशील इसलिए नाम दिया था क्योंकि पूरा चीन बौद्धिस्ट कंट्री है और पंचशील बौद्धिस्ट का एक, बौद्ध धर्म का एक 5 रंगों का एक तिरंगा होता है।
ठीक है, जिसमें अलग अलग सफेद रंग अलग चीज का प्रतीक होता है, काला रंग अलग का होता है, पीला रंग अलग का होता है, लाल रंग का अलग होता है, गुलाबी रंग अलग होता है। तो 5 रंगों का जो प्रतीक था अर्थात पंचशील सिद्धांत को अपनाकर एक समझौता हुआ, समझौता हो जाता है साहब। अब 1958 की बात थी, तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा का नाम आपने सभी ने सुना होगा। दलाई लामा ने भारत को शरण मांगी, साहब आप हमें शरण दो। तो भारत ने कहा भाई हम शरण नहीं दे सकते क्योंकि हमने समझौते पर हस्ताक्षर कर रखे। लेकिन कहीं ना कहीं चीन क्रूरता से तिब्बत के साथ पेश आ रहा था, तो जो तिब्बत का जो धार्मिक गुरु था उसने भारत से शरण मांगी और भारत ने हिमाचल प्रदेश का एक जिला धर्मशाला, वो पूरा तिब्बतियों का है, पूरा का पूरा तिब्बत उस जिले के अंदर समाया हुआ है, जिसका नाम है धर्मशाला, और वो पड़ता है आपको उत्तराखंड के अंदर, तो वो हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो धर्मशाला जो क्षेत्र था वो किसको दे दिया? तिब्बतों को दे दिया। और इस बात का जैसे ही पता लगा चाओ एन लाई को, चाओ एन लाई कौन है? चीन का प्रधानमंत्री। यार भाई साहब, चीन भारत ने तो पंचशील समझौते का उल्लंघन कर दिया। क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। तो चीन ने क्या किया? अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र पर 1962 में आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र पर कब्जा करके, अर्थात उस पर अपना अड्डा जमा के एक तरफा युद्ध बंद करने की क्या कर दी? घोषणा कर दी। साहब मैंने युद्ध किया, उससे गलती हो गई और मुझे क्षमा करें, ये यूएनओ में जाके कह दिया, तो भारत अब दोबारा आक्रमण नहीं कर सकता। तो अर्थात भारत और चीन के मध्य एकमात्र युद्ध हुआ था 1962 में। उसके बाद कभी कोई युद्ध नहीं हुआ और उसके पहले भी कभी कोई युद्ध नहीं हुआ। पहले होते थे लेपचा, भूटिया, इधर जनजाति की रहती थी आपके सिक्किम की तरफ, तो चीन से अक्सर युद्ध किया करते थे प्राचीन काल के अंदर। तो पहले कोई युद्ध नहीं हुआ था, 1962 के अंदर ही एक युद्ध हुआ था और उसका निर्णय था कि चीन के हाथ में हो गया, एक तरफा युद्ध बंद करने की घोषणा कर दी। अब बताओ भारत आक्रमण करे तो कैसे करे, क्योंकि भारत समझौते में बंधा हुआ। अगर आक्रमण कर दे तो चीन ये कहेगा भाई मुझसे गलती हुई, मैंने मेरी गलती को स्वीकार कर लिया, लेकिन मैंने युद्ध बंद कर दिया। अब भारत ने दोबारा आक्रमण किया तो इसमें भारत की गलती है, मैंने उसको बता दिया कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे आप माफ कर दो। तो ये हो गया था मामला। तो भारत आके अटैक नहीं कर सकता और भारत के कुछ क्षेत्र पर चीन ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया, जिसे आज हम नेपा क्षेत्र कहते हैं। नेपा चीन के कब्जे में आज जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। ऐसा कहा जाता है उस समय तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे वो थे बीके कृष्ण मेनन। कौन थे? बीके कृष्ण मेनन। उन्होंने इस युद्ध से तंग आकर अपने पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र। भारतीय इतिहास के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर सबसे पहले अपने पद से त्याग पत्र देने वाला यदि कोई रक्षा मंत्री था तो वो था बीके कृष्ण मेनन। कौन था? बीके कृष्ण मेनन। उसने इस युद्ध से तंग आकर क्या दे दिया? क्योंकि रक्षा मंत्री का दायित्व होता है कि वो भारत की सीमाओं की रक्षा करे, भारत से पड़ोसी देशों की रक्षा करे, अंतरराज्यीय संबंध स्थापित करे, किसी राज्य की दूसरे राज्य से लड़ाई नहीं हो, किसी जिले की दूसरे जिले से लड़ाई नहीं हो, तो वो रक्षा मंत्री का काम होता है। और उस रक्षा मंत्री ने इस बात से क्रुद्ध होकर क्या कर दिया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अर्थात त्याग पत्र दे दिया। ऐसा कहा जाता है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सपने को सह नहीं पाए और 27 मई 1964 के अंदर अटैक के कारण उनकी क्या हो गई? मौत हो गई। कहीं ना कहीं समस्या बहुत विकराल, पता नहीं कैसे कैसे थे भारत को प्रधानमंत्री मिला था। अब भारत में उस पद को सुशोभित करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं बचा था कि प्रधानमंत्री का पद कौन संभालेगा। तो लाल बहादुर शास्त्री नामक एक व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री काउंसिल में उस समय रहा करते थे। तो प्रधानमंत्री काउंसिल के व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री को भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री बनाया गया। उससे पहले भारत में, भारतीय संविधान में एक नियम है, यदि प्रधानमंत्री की मौत हो जाती है या अनुपस्थिति है तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो एक व्यक्ति था गुलजारी लाल नंदा। कौन था? गुलजारी लाल नंदा। एक आयोग चलता है अपनी योजना आयोग, तो इसका भी वर्तमान में नाम है नीति आयोग। नाम है नीति आयोग। क्या है? नीति। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वो। कौन? गुलजारी लाल नंदा, जो भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री बताया जाता है। अब तक के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री यदि किसी को बताया जाता है तो उसका कौन? गुलजारी लाल नंदा। पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में आया गुलजारी लाल नंदा। लगभग 2 महीने रहा था, उसके बाद पुनः चुनाव हुए 1966 में। 64 में कब हुए? 27 मई 1964 को खत्म हुआ था, चुनाव हुए और प्रधानमंत्री कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने आते ही एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने आते ही तृतीय पंचवर्षीय योजना लाल बहादुर शास्त्री के समय चल रही थी, उन्होंने पूर्ण रूप से कृषि पर बल दिया। क्योंकि भारत ने ना तो पूंजीवाद को अपनाया था न साम्यवाद को अपनाया था, भारत ने बीच का रास्ता निकाला, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था है, कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो पूर्ण रूप से 80% कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है? कृषि। और कृषि पर भी उसी कृषि पर आधारित है जो मानसूनी कृषि है, अर्थात भारत में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। ऐसी कोई बात नहीं, भारत के चारों ओर समुद्र,
फिर भी हमारे बल फूटे रहते हैं, लड्डू फूटे रहते हैं। कारण क्या है? भारत के पास संसाधन नहीं है उचित मात्रा। चीन कितना सा देश है, जापान, सिंगापुर ऐसा देश है जिसने 25 साल अमेरिका को गुलाम रखा था। अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो सवाई माधोपुर से छोटा है, टापू है, द्वीप छोटा सा, और आज पूरे वर्ल्ड से लोग वहां पे इलाज करवाने जाते हैं। वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 चिकित्सा पद्धति है सिंगापुर के अंदर। तो क्या हुआ कि गुलजार लाल नंदा के बाद कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री ने आते एक नाम दिया, जय जवान जय किसान, अर्थात किसानों और जवानों को बढ़ावा दिया, किसानों और जवानों को बढ़ावा दिया। 1964 में प्रधानमंत्री बने, 65 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, और उस समय पाकिस्तान का जो जनरल था वो था अयूब खान। कौन था? अयूब खान ने पाकिस्तानी सेना लेकर भारतीय सेना पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और इधर से लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दे रखा था, जय जवान और जय किसान। जवानों को खुली छूट थी, तो कहीं ना कहीं जवानों को आत्मबल मिला। क्या मिला? आत्मबल मिला। और उस समय 1966 के अंदर लोग सेना में भर्ती होने के लिए उत्सुक हुआ करते थे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो रहा है। बड़े बड़े हट्टे जवान लोगों को जबरदस्ती उठाया गया युद्ध में शामिल करने के लिए, क्योंकि उस समय हथियारों की परिपूर्णता नहीं थी। उस समय हथियारों की परिपूर्णता नहीं थी, ना तो पाकिस्तान के पास हथियार थे ना हमारे पास हथियार थे। अधिकतर जो युद्ध था वो हस्तबल के माध्यम से लड़ा गया था, भुजाओं के माध्यम से लड़ा गया था, अपने बाहुबल के माध्यम से लड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं जबरदस्ती 3-3 रुपए में 4-4 रुपए में भारतीय सैनिक तैयार किए गए। ना उनको कोई युद्ध का अभ्यास था, सैनिकों को कोई ट्रेनिंग नहीं थी, बिना किसी उसके बंदूक पकड़ा दी गई, मोर्चे को संभाल दिया गया, और ऐसे करके भारत ने 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध जीता। और उसकी जो सराहना थी वो संयुक्त राष्ट्र संघ में की गई कि लाल बहादुर शास्त्री ने बिना ट्रेनिंग दिए अपने फौजियों से भारत का पाकिस्तान का युद्ध था उसको जीत लिया। बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी पहल थी। और 1966 के अंदर पाकिस्तान से जो जनरल अयूब खान था, पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, एक तो सर ने बताया था एक तो तानाशाही सरकार होती है और एक होती है निर्वाचित सरकार। निर्वाचित सरकार के अंदर चुना जाते हैं, और तानाशाही की सरकार के अंदर क्या होता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर 5 साल तो शासन करता है प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री। और 5 साल शासन करती है वहां की सेना, और सेना का कहा जाता है जनरल। और अभी कौन है? इरफान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। अभी जैसे ही उसका इस्तीफा वो उसकी सरकार गिरेगी, उसके बाद वहां की जो पुलिस है अर्थात वहां की जो सेना है वो वहां का क्या संभालेगी? शासन संभालेगी। तो 1966 के अंदर ताशकंद तत्कालीन समय का मतलब 1966 का समय, उस समय की यदि हम बात करते हैं तो ताशकंद सोवियत संघ का एक शहर था। वैसे ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी, किसकी राजधानी वर्तमान में? उज्बेकिस्तान एक देश है कजाकिस्तान के पास, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। तो उज्बेकिस्तान का शहर था ताशकंद, जो पूर्व में अर्थात उस समय 1966 के अंदर सोवियत संघ का एक शहर हुआ करता था। तो सोवियत संघ का शहर ताशकंद में सोवियत संघ के माध्यम से एक समझौता करवाया गया, जिसे ताशकंद समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 10 जनवरी 1966 को। कब हुआ था ये? 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के मध्य एक समझौता हुआ, उसका नाम था ताशकंद समझौता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ताशकंद के अंदर हुआ था। 11 जनवरी को जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री वहां से लौट रहे थे तो उनकी यहाँ पे लाश आई थी। क्या आई थी? लाश। अब आज तक भारत, देखो आप भारत का संविधान कितना लचीला है। भारत का जो नियम है, कहीं कहीं सर्वोच्च न्यायालय की इसमें कमी है, जांच कमेटियों की इसमें कमी है, कई आयोग बिठाए गए, लेकिन आज तक पता नहीं लगा कि लाल बहादुर शास्त्री की मौत का कारण है। और कई बार तो ऐसा बताया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री को जो कांच की गोलियां है, कुछ कांच की चूड़ियां पीसकर उनको पिला दी गई, तो ऐसा बताया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताई जाती है। और कहीं आई थी उनकी जब बॉडी यहाँ पर आई थी विमान के माध्यम से, तो पूरी बॉडी नीली थी। तो कहीं लगाया जाता है, कहीं अनुमान लगाया जाता है कि इनको जहर पिलाया गया था। क्या पिलाया गया था? जहर पिलाया गया था। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विपदा थी भारत में कि दूसरा प्रधानमंत्री भी मारा गया, एक को बेचारे को अटैक आ गया, गुलजारी लाल नंदा बेचारे बुढ़े आदमी थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बड़े, लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में मारे गए। अब समस्या थी कि तीसरा प्रधानमंत्री किसे चुना जाए। अब जैसे ही प्रधानमंत्री बना तो कार्यवाहक के रूप में फिर बना दिया किसको? गुलजारी लाल नंदा को। भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, कौन? गुलजारी लाल नंदा। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री मात्र 2 वर्ष के लिए 1964 से 66 तक। 11 जनवरी 1966 की उनके चरण मौत हो जाती। गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है।
उसके थोड़े दिनों बाद चुनाव आयोजित होते हैं और इंदिरा गांधी को भारत का क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है और बाकायदा चुनाव होते हैं और चुनावों के अंदर इंदिरा गांधी जीतती है। अब जीतने का कारण क्या था, इंदिरा गांधी को पॉलिटिक्स का कतई नॉलेज नहीं, लेकिन वो एक प्रधानमंत्री की बेटी थी, राजनीति उसको विरासत में मिली थी। जैसे सवाई माधोपुर के अंदर अबरार साहब है, उनके लड़के हैं दानिश अबरार, उनको राजनीतिक विरासत में मिली है। हो सकता है अगर उनके पिताजी पहले विधायक नहीं रहे होते, दानिश अबरार सवाई माधोपुर के विधायक नहीं होता, तो राजनीति इंदिरा गांधी को क्या मिली थी, विरासत में मिली थी। क्या मिली थी, विरासत में मिली थी। तो इंदिरा गांधी ने ये कहा कि आप मुझे मत देना, लेकिन मत इस तरीके से मत देना कि मैं पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट हूं, आप इस तरीके से देना कि मैं आपके आधार पर, आप लोगों के आधार पर, पूरी लोकसभा के आधार पर जो भी निर्णय करूंगी वो सबको सहमति लेकर करूंगी। क्योंकि उसको पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं आता था, पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी नहीं आता था। तो उसने यही कहा था भाई, अब लोगों ने सोचा, जो लोकसभा में बैठे थे, विधानसभा में बैठे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि क्या कहलाता है, लोकतंत्र अर्थात प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। लेकिन जनता के प्रतिनिधियों, जो जनता के द्वारा चुने गए, उनके जो प्रतिनिधि है, उन प्रतिनिधियों के द्वारा जो चुना जाता है, जैसे सरपंच है, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है, वार्ड मेंबर का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है। लेकिन उप सरपंच का क्या होता है, जो वार्ड मेंबर और जो सरपंच होते हैं वो चुनाव करते हैं, और जिसको ज्यादा वार्ड मेंबर को मत आता है वही क्या बन जाता है, उप सरपंच बन जाता है। जैसे प्रधान होता है, कौन होता है, प्रधान होता है। एक होता है सीआर-डीआर में चुनाव होते हैं अपने पंचायत समिति के अंदर, जिनको सीआर कहा जाता है अर्थात डायरेक्टर जिनको हम बोलते हैं, और एक होता है डीआर अर्थात जिला परिषद के सदस्य। जिला परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और जो जिला प्रमुख होता है वो किससे चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से। जो जिला परिषद के सभी सदस्य होते हैं वो किसको चुनते हैं, जिला प्रमुख को चुनते हैं। और जो पंचायत समिति के सदस्य अर्थात सीआर को बोला जाता है अर्थात डायरेक्टर जिनको बोला जाता है पंचायत समिति के, वो किसको चुनते हैं, प्रधान को चुनते हैं। प्रधान पूरी पंचायत समिति को संभालता है, और जिला प्रमुख कलेक्टर से भी बड़ा पद होता है। जैसे स्थानीय स्वशासन आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड रिपन, इतिहास के अंदर एक गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड रिपन, जिसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत का स्थानीय स्वशासन की जो स्थापना हुई थी वो राजस्थान के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी, बगदरी नागौर के अंदर एक क्षेत्र है बगदरी। 2 अक्टूबर 1959 के अंदर, 2 अक्टूबर 1959 अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया था। एक तो जिला शासन होगा, एक तहसील स्तर होगा अर्थात खंड स्तर, और एक ग्राम स्तर। जिला स्तर पर सबसे बड़ा जो आदमी होगा वो होगा जिला प्रमुख। कौन होगा, जिला प्रमुख अर्थात जिला परिषद का मुखिया। कौन होगा, जिला परिषद का मुखिया। खंड स्तर पर सबसे बड़ी यदि कोई बात होगी तो वो होगी पंचायत समिति। कौन होगी, पंचायत समिति। और पंचायत समिति का मुखिया वास्तविक तो कहा जाता है प्रधान को, और अवास्तविक कहा जाता है बीडीओ, विकास अधिकारी। किसको कहा जाता है, विकास अधिकारी को। और ग्राम लेवल पे यदि हम जाते हैं तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है, ग्राम सभा का वो कौन होता है, सरपंच। कौन होता है, सरपंच। लेकिन अवास्तविक रूप से चुना जाए तो कौन होता है, सेक्रेटरी। कौन होता है, सेक्रेटरी। तो कहीं कहीं स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हो चुकी थी, किसके समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। लाल बहादुर शास्त्री आए गए, गुलजारी लाल नंदा आए गए, अब कौन आ रही है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को लोगों ने इसलिए चुनाव किया, इसलिए वोट दिया, मैं हूं, मैंने इंदिरा गांधी को, मुझे मानूंगा, मैं उस समय लोकसभा में कुछ होऊंगा, तो मैंने इंदिरा गांधी को इसलिए वोट दिया। ये सभी की बात थी जो सबने वोट दिया। मैंने इंदिरा गांधी को इसलिए वोट दिया कि मैं इसको वोट दूंगा। अगर उस समय 2 व्यक्ति थे, एक तो मोरारजी देसाई, एक इंदिरा गांधी, जिन्होंने प्रधानमंत्री चुनाव पद का चुनाव लड़ा था। रायबरेली उत्तर प्रदेश, रायबरेली लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, मेरठ में। तो रायबरेली में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। तो चुनाव में इंदिरा गांधी को लोगों ने इसलिए वोट दिया कि इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में इतना अनुभव नहीं रखती। यदि वो कोई भी काम करेगी, प्रधानमंत्री इतना बड़ा पद होते हुए भी अगर कोई भी काम करेगी तो हम लोगों से क्या लेगी, वो सलाह लेगी। क्या लेगी, सलाह लेगी। इसलिए हम इसको जिताए। अगर गलती से मोरारजी देसाई को जिता दिया तो वो किसी के बाप की भी नहीं सुनेगा, हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं करेगा, इसलिए अपने इसको जिताए ना। तो ऐसा हुआ और चुनाव का पासा पलट गया और पूर्ण बहुमत से इंदिरा गांधी की सरकार बढ़ी। और अंतरात्मा, इंदिरा गांधी ने यही कहा था कि आप अपनी अंतरात्मा से मुझे वोट दीजिए, उसका नारा था अंतरात्मा से। और सबसे बड़ी बात, इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। उस समय नारे ऐसे चलते थे, कच्ची बस्तियों को हटाओ, ब्लैक झोपड़ों को हटाओ, व्हाइट झोपड़े लगाओ, ऐसे नारे चलते थे उस समय। ऐसा कोई नारा नहीं चलता था जिससे गरीबों का सत्कार हो, गरीबों का उद्धार हो, गरीबी का उन्मूलन हो, ऐसा कोई नारा नहीं था। और इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी उन्मूलन का, गरीबी हटाओ। तो लोगों को लगा यार
ये ऐसी लेडी जिसने सबसे पहले भारत के अंदर गरीबी की बात की है। किसकी बात की है? गरीबी की। तो इसलिए इंदिरा गांधी की सरकार, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। लेकिन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही उसका एक बेटा था संजय गांधी और एक बेटा था राजीव गांधी। कौन था? राजीव गांधी बड़ा बेटा था, संजय गांधी छोटा बेटा था। और संजय गांधी उस समय तत्कालीन समय पॉलिटिक्स का प्रखर विद्वान था, अर्थात राजनीति बहुत खतरनाक तरीके से उस पर आती थी। इंदिरा गांधी को उसने हायर कर लिया। क्या कर लिया? मतलब हाईजैक कर लिया उसको कि अगर जो भी करेगी मेरी मम्मी तो मेरे कहने पर करेगी। और वास्तव में ही पॉलिटिक्स का बहुत खतरनाक विद्वान आदमी माना जाता है संजय गांधी को। तो उसने ऐसा पैतरा खेला कि किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी इंदिरा गांधी को कुछ सलाह मशवरा करने की, क्योंकि उसका बेटा है उसके साथ संजय गांधी। तो संजय गांधी ने क्या, दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बिल्डोजर चलवा दिए, कच्ची बस्तियों को समाप्त करो। सबसे बड़ी बात, संजय गांधी ने एक योजना चलाई थी जनसंख्या नीति 1971 के अंदर। लगभग 3 बार भारत के प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनसे थोड़े से कम समय तक कौन रही थी? इंदिरा गांधी। दोनों ही बाप बेटियों में बहुत ही अच्छा संघर्ष था। अब क्या हुआ? 1971 के अंदर जनसंख्या नीति लागू कर दी कि जनसंख्या पर रोक लगाई जाए। ऐसा क्या हुआ? जब भारत आजाद हुआ था भारत की जनसंख्या थी 33 करोड़। कितनी थी? 33 करोड़। जैसे ही आजादी मिली, अभी देख लो 1 अरब 31 करोड़। कितनी है? 1 अरब 31 करोड़। आजादी का इतना फायदा उठाया लोगों ने कि जनसंख्या का अपार निदान भारत के अंदर हुआ। इस वजह से संजय गांधी ने क्या किया? एक योजना लागू की, नसबंदी योजना। महिलाओं की नसबंदी की जाए, अर्थात अपोषण किया जाए, ताकि जनसंख्या पर क्या लिया जा सके? नियंत्रण किया जा सके, नियंत्रण का साथ जा सके। लेकिन उसमें महिलाओं ने रुचि नहीं दिखाई, भागीदारी नहीं ली। किसी को हम डायरेक्ट पकड़कर डायरेक्ट जबरदस्ती तो नसबंदी करवा नहीं सकते। तो क्या किया संजय गांधी ने? क्या किया? जबरदस्ती पुरुषों की नसबंदी चालू कर दी। ट्रक भर भर के पुरुषों को ले जाया गया, इनाम दिया गया, 120 रुपए आपको मिलेगा। उस समय 120 रुपए में इतना बड़ा हॉल बन जाता। उस समय 120 रुपए में इतने बड़े बड़े हॉल बन जाते थे। तो उस समय 120 रुपए के खाते कई जो ऐसे लड़के थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, कई लोग ऐसे थे, उन्होंने नसबंदियां करवा ली। उसका कारण क्या था कि 120 रुपए इनाम में मिलेगा। 120 रुपए पूरी जिंदगी की कमाई होती थी उस समय। कोई भाई साहब भेड़ चरा रहे, कोई बकरी चरा रहे, काय काम यार भाई, वे तो बकरी चरा रहा उस समय। क्या हुआ? पहले तो ओके सर।